हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सीयूईटी मॉक। मैं हूं प्रियांशु सिंह, आपका पॉलिटिकल साइंस एजुकेटर। एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का 4th चैप्टर, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। तो ये जो चैप्टर है इसको हम ओवरऑल 4 लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं एंड उन 4 लेक्चर्स की डिस्ट्रीब्यूशन आप इस हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले लेक्चर में हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या होता है। सो फॉरेन पॉलिसी रिफर्स टू द स्ट्रैटेजीज अडॉप्टेड बाय अ कंट्री व्हाइल डीलिंग विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज। अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो एक देश बाकी देशों के साथ अपने रिश्ते बनाने के लिए जिन नीतियों का प्रयोग करता है वो उसकी फॉरेन पॉलिसी कहलाती है। अब अगर किसी एक कंट्री को अपने नेबरिंग कंट्री या किसी और कंट्री के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने हैं तो अपने फॉरेन पॉलिसी में ऐसी चीजें इंक्लूड करेंगे जिससे उन दोनों को फायदा हो, वो दोनों एक चीजों पे अग्री करें। एंड अगर किसी कंट्री के अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ अच्छे रिश्ते नहीं है तो अपने फॉरेन पॉलिसी में ऐसी चीजें इंक्लूड कर लेंगी कि उनके बीच में ज्यादा डायरेक्ट कांटेक्ट ना रहे। क्या पता वो ट्रेड को रोकने के लिए टैरिफ्स बढ़ा दे या तो अपने एम्बेसडर्स को वापस बुला ले या कोई और ऐसे टैक्टिक्स को यूज करे। सो ये सारे टैक्टिक्स जो एक कंट्री यूज करती है अपने नेबर्स से या बाकी कंट्री से डील करने के लिए वो उसके फॉरेन पॉलिसी का पार्ट होती है। सो सबसे पहले हम जानते हैं इंडिया के जो फॉरेन पॉलिसी है उसके क्या क्या फीचर्स है। अब ये जो लेक्चर है इस लेक्चर के अंदर हम ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिसके अंदर से आपको बहुत सारे वन वर्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। सो आप साथ साथ चाहे उनको अलग से नोट करते रहे, अदरवाइज इस लेक्चर को अगेन एंड अगेन सुनिएगा कि ताकि वो आपको पॉइंट्स अच्छे से याद हो जाए। सो लेट अस डिस्कस दीज पॉइंट्स वन बाय वन। जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो कहता है रिफ्लेक्शन ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिया 1947 में आजाद होता है लेकिन उसी के पहले 1945 में हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई है एंड वो खत्म होने के बाद यूएन 1945 24 अक्टूबर को स्टैब्लिश कर दिया गया था। ये ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुआ था टू एंश्योर वर्ल्ड पीस कि अब आगे कोई और थर्ड वर्ल्ड वॉर इस वर्ल्ड में किसी को विटनेस ना करना पड़े। एट द सेम टाइम जो ब्रिटेन था वो एकदम ही गरीब हो गया था इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वजह से। उसके पास अब इतना पैसा नहीं था कि वो अपने हर एक कॉलोनी को रूल कर सके, इसलिए उसने अपने बहुत सारे कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस ग्रांट करना भी स्टार्ट कर दिया था। सो ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड देयर वर मेनी अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज जिनको इंडिपेंडेंस मिलती है। अब ये सारे जो नए इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे इनको चैलेंज फेस करना था कि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेकर आए या किसी और टाइप ऑफ गवर्नमेंट को लेकर आए एंड हाउ दे विल इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, द वेलफेयर ऑफ देयर सिटीजन्स। तो ये सारे जो कंसर्न्स है वो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में हमें देखने को मिलते हैं। कैसे देखने को मिलते हैं कि जैसे इंडिया जो है वो यूएन का पार्ट है एंड वो यूएन के सारे प्रिंसिपल्स को अच्छे से फॉलो करता है एंड यूएन के अलग अलग जो इनिशिएटिव्स है उसमें भी पार्टिसिपेट करता है। एट द सेम टाइम इंडिया इज टोटली अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। इंडिया ने कॉलोनियलिज्म खत्म करने के लिए एंड कई सारी कंट्रीज के इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रांगली अपने वॉइस को पुट करा था ड्यूरिंग द 1940s एंड 1950s। प्लस इंडिया इटसेल्फ हैज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड वो वेलफेयर ऑफ द सिटीजंस इंश्योर करता है थ्रू वेरियस फीचर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस बाय लोकल नेशनल कंसर्न्स। तो जो ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़कर जाते हैं उस टाइम पर इंडिया ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम से सफर कर रही थी। ऑफ कोर्स इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स उस टाइम पर चल रहे हैं वर्ल्ड में, प्लस इंडिया के अपने नेबर्स के साथ भी अच्छे रिश्ते नहीं थे। ऑफ कोर्स चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स तो हमेशा से ही रहे थे, प्लस पार्टीशन होकर हटा था उस टाइम पर इंडिया का, जिस करके इंडिया को ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के साथ भी एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में डील करना था। जो इंडियन इकोनॉमी थी वो भी उस टाइम पर एकदम डूब रखी थी क्योंकि ब्रिटिशर्स ने तो कभी इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव करने का तो बूस्ट करने की कोशिश करी नहीं थी एंड पार्टीशन की वजह से ऑलरेडी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रिसोर्सेज आधे आधे बट गए थे दो कंट्रीज के बीच में। तो ये सारे जो कंसर्न्स थे ये भी इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का एक अहम पार्ट बनते हैं। नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी। सोवरेनिटी मींस प्रभुसत्ता, यानी अपने डिसीजंस खुद लेने की जो क्षमता है उसी सोवरेनिटी कहते हैं। इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एंड इंडिया ये अब इंश्योर करना चाहता था कि जितने भी वर्ल्ड के अंदर कंट्रीज हैं उनके पास उनकी सॉवरेन पावर हो एंड अगर बाय चांस कोई सिक्योरिटी क्राइसिस वर्ल्ड में आता है, कोई दोबारा वॉर या कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होते हैं तो उसका सोल्यूशन हम बात करके निकाल ले, हमें दोबारा इस इतने बड़े डिवास्टेटिंग वॉर को विटनेस करने की जरूरत नहीं है। एंड यही प्रिंसिपल इंडिया के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उसमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम इट्स फ्रीडम स्ट्रगल। सो इंडिया के जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल से भी इंस्पायर्ड है।
ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर ऑलमोस्ट 200 इयर्स रूल करा एंड उस दौरान इंडिया के पास उनकी सोवरेनिटी नहीं थी. सो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है दैट प्रमोट्स the sovereignty of other nations and it is against all sorts of colonialism. Next point is the constitutional principle. तो आर्टिकल 51 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का which relates with directive principles of state policy, उसके अंदर जो 51st आर्टिकल है वो मेंशन करता है that the state shall endeavor to promote international peace and security, maintain just and honorable relationship between nations, foster respect for international law and treaty obligations in the dealings of organized people with one another and encourage settlement of international disputes by arbitration. So basically इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इस वे में डिजाइन रहेगी ताकि वो इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करेगा, वो अपने नेबर्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाहता है, इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करेगा एंड अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको आर्बिट्रेट करके सॉल्व करेगा, यानी दोनों पक्षों की बात सुनकर जो एक उसका वैलिड सॉल्यूशन निकलेगा उसकी ओर वो आगे अप्रोच करेगा. So till now we have discussed 5 points and इन 5 points के अंदर हमारे बहुत सारे MCQs कवर हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो हमने अभी 5th पॉइंट कवर करा उससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन जो आपके पॉलिटिकल साइंस के CUET एग्जाम में 2023 में पूछा गया था वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है. द क्वेश्चन इज इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन lays down some directive principles of state policy on promotion of international peace and security. So अभी जस्ट हमने ये 5th पॉइंट में रीड करा है एंड इसका आंसर क्या होगा, आर्टिकल 51. Next point is role of Nehru. So पंडित जवाहरलाल नेहरू was not only India's first prime minister, but वो इंडिया के पहले फॉरेन मिनिस्टर भी थे एंड उनके लिए फॉरेन पॉलिसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी. 1949 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर जो डिबेट्स चल रही थी उसमें उन्होंने एक बार एक स्टेटमेंट पास करा था जो कि आप इस स्क्रीन पे रीड कर सकते हैं, जिसके अंदर उन्होंने फॉरेन पॉलिसी की इंपॉर्टेंस हाईलाइट कराई थी. फॉर हिम फॉरेन पॉलिसी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू एंजॉय इंडिपेंडेंस. बेसिकली उनका मानना यह था कि अगर एक कंट्री ट्रूली इंडिपेंडेंट है उसका प्रूफ ही क्या है कि उस कंट्री के पास अपने फॉरेन पॉलिसी खुद बनाने की पावर है. ठीक है, सो इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड इंडियाज फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर वॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू ओनली. इसलिए इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है फ्रॉम 1947 टिल 1964 उसमें इनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है. अब नेहरू जी के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो क्लियर थे. So the 3 major objectives of Nehru's foreign policy were, number 1, to protect the hard-earned sovereignty of the country. बेसिकली इंडिया जब ब्रिटिशर्स के अंडर था तब वो सोवरेन नहीं था, अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाता था. सो नाउ नेहरू जी वांटेड टू एंश्योर कि कोई भी ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो जिसकी वजह से हम अपनी सोवरेन पास दोबारा लूज कर दें. सो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंदर ऐसे फीचर्स डाले जाए. बेसिकली जब इंडिया आजाद हुआ था उस टाइम पर इंडिया में फूड क्राइसिस चल रहा था जिस वजह से इंडिया यूएसए से खाना इंपोर्ट करता था. अब यूएसए एक तरह से इंडिया पे प्रेशर बनाने लग गया था कि हम यूएसए के तरफ ज्यादा फ्रेंडली हो जाए एंड उनकी ही जो फॉरेन पॉलिसीज है उसको सपोर्ट करें, उस बेस पे अपने फॉरेन पॉलिसी को भी बिल्ड करें. बट नेहरू जी ने ये इंश्योर करा कि हम उस डिच में ना फंसे एंड अपने फॉरेन पॉलिसी को खुद ही इंडिपेंडेंटली बना सके. नेक्स्ट पॉइंट इज टू प्रोटेक्ट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी. Basically, after the independence, there were many small fights between India and Pakistan regarding the territories. And उसके पहले भी जब इंडिया आज़ाद होने ही वाला था तो जो ब्रिटिशर्स ने प्रिंसली स्टेट्स को ये राइट दे दिया था कि वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन सकते हैं या तो फिर पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं. तो इन सारी चीज़ों की वजह से इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे बहुत ज़्यादा खतरा था. नेहरू जी वांटेड टू एंश्योर इन फॉरेन पॉलिसी कि इंडिया की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है वो बची रहे, उसके नेबर्स या तो इमीडिएट नेबर्स या तो कोई और भी फॉरेन पावर इंडिया के टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को हार्म ना पहुंचा सके. एंड थर्ड वन वाज टू प्रमोट द रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो ये जो तीनों ऑब्जेक्टिव्स थे नेहरू जी के फॉरेन पॉलिसी के, इनको अचीव करने के लिए ही वांटेड टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट. अब ये जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी क्या है इसको हम नेक्स्ट पॉइंट में डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट फॉर नाउ इसको थोड़ा सा और आगे स्ट्रेच करते हैं कि ये जो पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट है इसके अगेंस्ट कुछ वॉइसेस थी इंडिया में. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर BR अम्बेडकर यूज्ड टू थिंक एंड ही यूज्ड टू वॉइस की यूएसए जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए इंडिया को इस दौरान नॉन अलाइन ना होकर यूएसए के साथ फ्रेंडली रिलेशंस बनाने चाहिए. उस तरह कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी जैसे कि भारतीय जनसंघ एंड द स्वतंत्रता पार्टी, उनका भी मानना यह था कि जो यूएसएसआर की कम्युनिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी है वो इंडिया के लिए अच्छी नहीं रहने वाली है, इसलिए हमें यूएसए के साथ फ्रेंडली रिलेशंस ही एस्टैब्लिश करने चाहिए. अब जानते हैं हम ये कि एक्चुअली फॉरेन पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट था क्या.
सो जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था फॉर इंडिपेंडेंस, दैट वाज नॉट एन आइसोलेटेड प्रोसेस। उस दौरान इंडिया बाकी जो उनके नेबरिंग कंट्रीज है जहां पे कॉलोनियलिज्म था वो उनके भी टच में थी। एंड इंडिया के जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था दैट इन्फ्लुएंस द इंडिपेंडेंस ऑफ मेनी ऑफ दीज अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज। तो इंडिया का जो ये नेशनल मूवमेंट था उस दौरान वो अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ अच्छे बॉन्ड बनाकर चल रही थी। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है कि जो इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी वो जापान, सिंगापुर इन साइड भी एक्टिव थी। तो जब इंडिया आजाद हो जाता है 1947 में, उस दौरान कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था। बेसिकली ये कोल्ड वॉर था क्या कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में एक कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था जो कि डायरेक्ट वॉर नहीं था, उसके अंदर प्रॉपर वेपन्स नहीं यूज हो रहे, लेकिन वो एक आइडियोलॉजिकल वॉर भी था कि वो इन्फ्लुएंस करना चाहते थे रिमेनिंग वर्ल्ड को कि उनकी इकोनॉमी, उनका फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो दी बेस्ट है। सो उसमें एक ग्रुप का हेड था यूएसए एंड दूसरे ग्रुप का हेड था यूएसएसआर। अब जितने भी नए जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज होते थे, यूएसए एंड यूएसएसआर उनको अपने कैंप के अंडर लेने की कोशिश करता था, क्योंकि जितने ज्यादा कंट्रीज उनके कैंप का पार्ट होंगे वो ये चीज शो करेगा कि भैया हमारी जो पॉलिसीज है वो ज्यादा अट्रैक्टिव है, जिसके वजह से हम नई नई कंट्रीज जो है वो हमारे ग्रुप में है। एंड मोर नंबर ऑफ कंट्रीज अगर हमारे ग्रुप में है तो यानी हमारी जो आइडियोलॉजी है वो ज्यादा अच्छी है। एंड कोई भी कंट्री जिस भी कैंप को ज्वाइन करती थी फिर उसकी फॉरेन पॉलिसी उस कैंप के आइडियोलॉजी के ऊपर बनाई जाती थी। सो नेहरू जी वाज अ फर्म बिलीवर कि इंडिया अभी जस्ट आजाद हुआ है एंड वो अपने फॉरेन पॉलिसीज खुद से बनाए एंड ना कि दोबारा किसी और कैंप का पार्ट बनके जो अपनी सोवरेनिटी उसको लूज कर दे एंड कोई और उसके बिहाफ पे उसके पॉलिसीज, उसके डिसीजंस लेने स्टार्ट करे। सो इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट करा एंड ये मूवमेंट इंडिया अकेले लेकर नहीं चला, इसमें इंडिया ने और भी कई सारे जो न्यूली इंडिपेंडेंट अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज थे उनको इसका पार्ट बनाया। एंड बेसिकली ये जो पूरा मूवमेंट था इसके 5 फाउंडर्स कहे जाते हैं, उनकी फोटो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इट इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्वामे नक्रुमा, गामल अब्दुल नसीर एंड जेबी टिटो एंड सुकर्नो। सो बेसिकली देयर वर 5 फाउंडर्स ऑफ नाम। एंड ये जो मूवमेंट था ये अगेंस्ट था कि जो भी नई कंट्रीज हैं, न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज है, वो ना ही यूएसए के ब्लॉक को ना ही यूएसएसआर के ब्लॉक को, दोनों ही ब्लॉक्स को ज्वाइन ना करें। अब इसी पॉइंट से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस फ्रॉम द टू कैंप्स। सो ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर 2 कैंप्स बन चुके थे, एक को हेड कर रहा था यूएसए एंड दूसरे को हेड कर रहा था यूएसएसआर। तो जो यूएसए वाला ब्लॉक था उसको हम वेस्टर्न ब्लॉक कहते थे एंड उनका एक मिलिट्री अलायंस था नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। एंड जो यूएसएसआर वाला ब्लॉक था उसको हम कहते थे ईस्टर्न ब्लॉक एंड उसका जो मिलिट्री अलायंस था उसका नाम था वॉर्सो पैक्ट। तो इंडिया डिसाइड करता है कि वो इन दोनों ही मिलिट्री अलायंसेस को ज्वाइन नहीं करेगा एंड ऑफ कोर्स अपना जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है उसको वो आगे कंटिन्यू करने वाला है। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ कोर्स इट वाज डिफिकल्ट फॉर इंडिया कि वो कैसे अपने आप को एक सेंट्रली अलाइन करके ले सके, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको यूएसए एंड यूएसएसआर दोनों ही अपने और एंटाइज करते थे कि हमारे कैंप को ज्वाइन करे। बट इंडिया ने बहुत स्ट्रांगली, बहुत स्मार्टली अपने फॉरेन पॉलिसी को परस्यू करा। इन 1956 जब इजिप्ट के ऊपर ब्रिटेन ने अटैक करा रिगार्डिंग द सुएज कैनाल इशू, तो उस टाइम पे इंडिया ने इसको बहुत ही ओपनली कंडेम करा था। बट इन द सेम ईयर जब सोवियत यूनियन ने हंगरी को इन्वेड करा तब इंडिया ने इसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोला। सो बेसिकली अगर इसके ऊपर क्वेश्चंस उठे थे कि एक तरफ इंडिया जो वेस्टर्न ब्लॉक है उसके अगेंस्ट वॉइस अप कर रहा है लेकिन ईस्टर्न ब्लॉक के अगेंस्ट वॉइस अप नहीं कर रहा है, तो ये कैसी नॉन अलाइनमेंट हुई। बट इंडिया वाज क्लियर कि इट नोज कहां पे उसको बोलना है, कहां पे उसको नहीं बोलना है। ऐसा नहीं है कि अब अगर उसको वेस्टर्न ब्लॉक प्रेशराइज करे कि तुम जो यूएसएसआर ने हंगरी को इन्वेड करा तुम उसके ऊपर उसको कंडेम करो, तो इंडिया उसको कंडेम करेगा। इंडिया न्यू कहां पे उसने अपने स्टैंड लेने हैं, कहां पे उसको स्टैंड नहीं लेना है। द नेक्स्ट पॉइंट इज एफ्रो एशियन यूनिटी। सो नेहरू जी का मानना था कि इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है वर्ल्ड अफेयर्स में एंड दैट टू स्पेसिफिकली इन द एशियन पॉलिटिक्स। सो उनका जो टाइम पीरियड है उस दौरान देखने को मिलता है कि इंडिया वाज हैविंग वेरी गुड रिलेशनशिप्स विद इट्स अफ्रीकन एंड अदर एशियन कंट्रीज। इस दौरान नेहरू जी ने बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में भी पार्टिसिपेट करा एंड इवन बिफोर इंडिपेंडेंस मार्च 1947 में इंडिया ने नेहरू जी के गाइडेंस के अंदर एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करा था, होस्ट करा था इंडिया के अंदर, वो भी तब जब इंडिया आजाद नहीं हुआ था। नेक्स्ट 1949 में इंडिया ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करा जिसके अंदर उसने प्रेशर क्रिएट करा कि इंडोनेशिया को लिबरेशन मिले, आज़ादी मिले और जो उनके डच रूलर्स है वो उनको जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंस देकर चले जाए। सिमिलरली
अफ्रीका के अंदर जो रेसिज्म चल रहा था इंडिया उसके अगेंस्ट था, एंड इट वांटेड टू प्रमोट डीकोलोनाइजेशन देयर आल्सो। सो इंडिया ने अफ्रीका के जो नेशंस थे जिसके ऊपर ब्रिटिशर्स या फ्रेंच या जो भी रूल करते थे, तो उनके फ्रीडम के लिए भी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा वॉइस अप करा था ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड। इट वॉज इन 1955 जब एक एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस होता है इंडोनेशिया के बैंडिंग सिटी में, एंड ये जो कॉन्फ्रेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आगे के वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए, क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस था द बैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ 1955 दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। यहाँ पे ऑलमोस्ट 29 अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो हेड्स हैं, वो मिलते हैं एंड वो डिस्कस करते हैं कि अब वो अपनी फॉरेन पॉलिसीज को कैसे बनाने वाले हैं ड्यूरिंग द कंटेक्स्ट ऑफ कोल्ड वॉर। सो जो बैंडन कॉन्फ्रेंस है इसके अंदर पहली बारी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जिक्र किया जाता है, एंड यहां से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो स्थापना थी वो काइंड ऑफ शुरू हो चुकी थी, एंड 1961 के अंदर फाइनली बेलग्रेड के अंदर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की पहली समिट होती है इन सितंबर 1961। बेलग्रेड जो है उस टाइम की यूगोस्लेविया का पार्ट होता था, एंड नेहरू बिकेम वन ऑफ द को फाउंडर्स ऑफ नाम। देयर आर 5 को फाउंडर्स ऑफ नाम जो हमने अभी जस्ट पिछले स्लाइड में डिस्कस करा था। सो वी सी कि जो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी था दैट वेरी स्ट्रांगली सपोर्टेड एफ्रो एशियन यूनिटी। इंडिया ने अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया, उसे कन्वीन करा, एंड ये जो अफ्रीकन एंड एशियन नेशंस थे उनके साथ अच्छा रिलेशंस बनाने की कोशिश करी। सो ये जो टॉपिक अभी जस्ट हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड आपके 2023 के CUET एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच वॉज इन 1955 द एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन द इंडोनेशियन सिटी ऑफ, ये जस्ट हम रीड करके हटे हैं, द करेक्ट आंसर इज बैंडंग। सो द नेक्स्ट फीचर ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज पंचशील। पंचशील बेसिकली एक एग्रीमेंट है जो इंडिया एंड चाइना के जो रिलेशनशिप्स है उसको गाइड करता है। 29 अप्रैल 1954 को इंडिया एंड चाइना के बीच में पंचशील साइन करा गया था, एंड इट रेफर्स टू द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। इसके अंदर 5 प्रिंसिपल्स हैं जो इंडिया एंड चाइना फॉलो करेंगी ताकि उनके आपस में रिलेशंस अच्छे हो। वो 5 प्रिंसिपल्स क्या हैं वो आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अदरवाइज बेसिकली इसके फीचर्स ऐसे थे कि वो एक दूसरे के जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी वगैरह है उन सबको डाउट नहीं करेंगे, एक दूसरे के पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व नहीं होगी, एंड पीसफुली कोएग्जिस्ट करेगी, आपस में लड़ाई वगैरह नहीं करेगी। नेक्स्ट इज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। सो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के पहले इंडिया ने 1991 में एक पॉलिसी स्टार्ट करी थी विच वाज लुक ईस्ट पॉलिसी, एंड उस पॉलिसी के तहत इंडिया ने अपने जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं उनकी ओर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था, उनके साथ रिलेशंस इंप्रूव करने स्टार्ट कर दिए थे, चाहे वो कल्चर को लेकर हो, चाहे वो पॉलिटिक्स को लेकर हो, इंडिया उनके साथ ज्यादा डील करती थी। दैट पॉलिसी स्टार्टेड 1991 एंड एट दैट टाइम इट वाज कॉल्ड लुक ईस्ट पॉलिसी। 2014 के अंदर इस पॉलिसी को मॉडिफाई करा गया, एंड सिंस 2014 द लुक ईस्ट पॉलिसी चेंज्ड इनटू एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब यही है कि इंडिया जो अपने साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, जो स्पेसिफिकली जो आसियान की कंट्रीज होगी, उनके साथ अच्छे टाइज बिल्ड करेगी, कल्चरली इकोनॉमिकली एक दूसरे के साथ ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, एंड इस रीजन का जो है वो डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट इज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एंड ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा रिगार्डिंग इंडिया फॉरेन पॉलिसी। सो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी यानी जो इंडिया के इमीडिएट नेबर्स हो गए, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, श्रीलंका एक्सेट्रा, इंडिया ने डिसाइड करा है कि वो इनके साथ अपने रिलेशंस को इंप्रूव करेंगे। बेसिकली जो इंडिया के इमीडिएट नेबर्स है जिनके साथ वो अपना लैंड बॉर्डर या तो फिर सी बॉर्डर शेयर करती है, उनके साथ इंडिया अपने टाइज इंप्रूव करने वाली है। सो ओवरऑल हमने 12 पॉइंट्स पढ़े रिगार्डिंग इंडिया फॉरेन पॉलिसी, एंड इन पॉइंट्स के अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, इनमें से कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एंड एक दो तो जो पूछे गए वो मैंने आपको दिखाए भी। फिलहाल इस लेक्चर के बेसिस पे आपको होमवर्क ये है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज दिस, आपको इन लेक्चर के बेस पे इन दोनों क्वेश्चन के आंसर्स हमें कमेंट करके बताने हैं। टिल दैट मन लगाकर पढ़े, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे से हमारे साथ कर सके। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग, बाय बाय।